डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र वाले टॉपिक में सुनामी के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र को हमने विवर्तनिक शक्तियों के माध्यम से पढ़ा था कि विवर्तनिक शक्तियां दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो हम आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के अंदर पहले 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, जिसमें एक तो था ज्वालामुखी और दूसरा था भूकंप। और इसी प्रकार जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां हैं, उसमें तीसरा पॉइंट है, वो है सुनामी। तो हम यहाँ पहले सुनामी के बारे में समझेंगे और आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में चौथा और अंतिम पॉइंट है सृजनात्मक एवं विनाशक प्राकृतिक बल। ये 2 पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनामी से। सुनामी की जो अंग्रेजी में मीनिंग है, स्पेलिंग है, वो टी से शुरू होती है। टी यहाँ साइलेंट रहता है, ठीक है, SUNAMI। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो सुनामी क्या चीज है। सुनामी एक प्रकार से ऐसे याद रखिए कि समुद्र में उठने वाला तेज चक्रवात या तूफान, जो कि भूकंप के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, वायु दाब के कारण नहीं होता। सामान्यतः जो चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, वो वायु दाब में अंतर के कारण आते हैं, परंतु सुनामी जो है वो वायु दाब में अंतर के कारण उत्पन्न नहीं होता है। समुद्र के तल में नीचे जो चट्टाने हैं गहराई में, उनके अंदर कंपन के कारण, यानी कि समुद्र के नीचे जो भूमि है, जमीन है, उसमें चट्टानों में भूकंप के कारण सुनामी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये फर्क है थोड़ा सा समुद्र में उठने वाले चक्रवात में और सुनामी में। इनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है। तो सुनामी की उत्पत्ति कैसे होती है? भूकंप के कारण, समुद्र में आने वाले भूकंप के कारण, ठीक है। तो चलिए यहाँ अपन समझते हैं। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण उत्पन्न विनाशक घटनाओं में से एक सुनामी भी है। तो ये विनाशक घटनाएं हैं जो अपने पढ़ा था पहले। भूकंप भी है, उससे नुकसान होता है, ज्वालामुखी से भी नुकसान होता है, ठीक है। और यहाँ सुनामी से तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जन माल की हानि होती है। सुनामी के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं, यानी कि बहुत तेज ऊंची लहरें उठती हैं। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाती हैं। तटीय क्षेत्र यानी समुद्र के किनारे जहां पर मिट्टी भूमि है, जहां लोग बसे हुए हैं, उस क्षेत्र के अंदर ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि बड़ी तेजी से रफ्तार से आती हैं। तो जो इमारतें हैं, ठीक है, बिजली के जो खंभे हैं, या यूं कहें कि जो मोटर गाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, सब तहस नहस हो जाते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ भूकंपीय सागरीय लहर से है। तो ये आप याद रखिएगा, सुनामी का मतलब क्या है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है और इसका मतलब है भूकंपीय सागरीय लहर। भूकंप यानी कि भूकंप के कारण आता है, और सागर में क्या होता है, लहरें उठती हैं बहुत तेज ऊर्जा वाली, इसलिए नाम पड़ गया इसका भूकंपीय सागरीय लहर। सुनामी के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सुनामी किस कारण से उत्पन्न होती है। तो सुनामी के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण सागर तल में आया 7 इकाई से अधिक का भूकंप होता है। देखो 7 इकाई से अधिक, जिसको अपन रिएक्टर में मापते हैं, 7 रिएक्टर से अगर ज्यादा भूकंप आता है तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। हमने भूकंप वाले पॉइंट में देखो ये रहा, 4 इकाई तक का भूकंप हल्का होता है, 5.5 तक प्रबल, 6 से ऊपर वाले विनाशकारी माने जाते हैं, 7 भूमि 7 के ऊपर के भूकंप सर्वनाशी होते हैं। सर्वनाशी यानी सब कुछ तहस नहस होता है। तो यहाँ भूकंप आया समुद्र तल में, तो समुद्र तल के अंदर जो है वो 7 इकाई से अधिक का भूकंप आता है, तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये सुनामी की उत्पत्ति का कारण एग्जाम में आ सकता है कि सुनामी किस कारण से उत्पन्न होती है। तो आपको ये लिखना है कि समुद्र तल में, सागर तल में 7 इकाई से अधिक के भूकंप आने से होता है। अब देखो होता क्या है कि उत्पत्ति केंद्र से, समुद्र के नीचे जहां ये भूकंप उत्पन्न होता है वो उसका उत्पत्ति केंद्र है, ठीक है। तो उस केंद्र से सुनामी 2 दिशाओं में चलती है। एक तो गहरे समुद्र की ओर, यानी कि जैसे मान लीजिए ये समुद्र है और ये नीचे इसका यह उत्पत्ति केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ जो ये उत्पत्ति केंद्र से उत्पन्न हुआ है, तो एक तो नीचे की तरफ कंपन होगा, ठीक है ना, जो समुद्र में गहराई की ओर चले जाएगा। और दूसरा जो होता है वो यहाँ बाहर की तरफ ऊपर उठता है इधर, ठीक है।
तो दोनों दिशाओं में गति करता है। तो उत्पत्ति केंद्र से सुनामी दो दिशाओं, गहरे समुद्र की ओर तथा किनारों की ओर चलती हैं। अब ये जो लहरें उठेंगी वो किनारों की तरफ आएंगी। किनारों की ओर चलने वाली सुनामी ही विनाश लाती है, क्योंकि समुद्र की गहराई में जो चली जाएगी वो तो अपने लिए नुकसानदायक तो नहीं है, परंतु जलीय जो जीव जंतु है उनको तो नुकसान पहुंचाती है। परंतु किनारों की तरफ बात कर रहे हैं, जो समुद्र का किनारा है, जो तटीय क्षेत्र है, उसकी ओर चलने वाली सुनामी है वो विनाश लाती है, क्योंकि तेजी से बहुत तेज रफ्तार की लहरें उठती हैं। सुनामी के साथ बहकर आने वाला मलबा आदि तट के बहुत अंदर तक मार करते हैं। यानी कि ये जो समुद्र के साथ जो लहरें उठकर के आई हैं उसके साथ में बहुत ज्यादा मलबा आता है। मलबा मतलब मिट्टी है, ठीक है, जो समुद्र का जो नीचे जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आती है, जिसके कारण सब कुछ तहस नहस हो जाता है। भवनों, मानव व जानवरों आदि को भारी नुकसान पहुंचता है। पहले सुनामी की पूर्व सूचना देने के अच्छे साधन नहीं थे, अब नए साधनों के कारण बहुत पहले ही सुनामी के आने का पता चल जाता है। यानी कि आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि सुनामी कितने रिक्टर तक आएगी, कब आएगी, ठीक है, थोड़ा पहले अपन उसका अनुमान लगा सकते हैं भूकंप के कंपन के कारण। इससे खतरे वाले क्षेत्र को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाया जा सकता है। यानी कि यदि पहले ये पता चल गया कि यहाँ सुनामी आ सकती है तो वहां उस स्थान को खाली करवा दिया जाता है, वहां के लोगों को दूसरी जगह पर भेज देते हैं। परंतु मनुष्य तो वहां से चला जाएगा, लेकिन उनके जो घर हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो सारे वहां से नहीं चल पाएंगे। मगर अचल संपत्ति, ये अचल संपत्ति है, जो मकान है इनकी, ठीक है, वो अचल संपत्ति है, को तो नुकसान होता ही है, यानी कि वो तो नष्ट हो जाएंगे। अब आगे जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ से इसको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण बात है। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने गुजरात के धोलावीरा, देखो गुजरात जो राज्य है अपने राजस्थान की तरह ही गुजरात अपने राजस्थान को टच करता है, ठीक है, तो गुजरात के धोलावीरा, वहां पर एक बंदरगाह है, धोलावीरा समुद्र के किनारे में समुद्र में डूबा बंदरगाह खोज निकाला है। यानी कि धोलावीरा पहले कोई एक बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां पर समुद्री जहाज आते हैं और वहां से जाते हैं, और व्यापारिक केंद्र होता है जहां पर एक देश से दूसरे देश में समुद्री जहाज जो है वो अपना व्यापार करते हैं, सामान या जो भी वस्तुएं हैं उनका आदान प्रदान, आयात निर्यात करते हैं, ठीक है। तो वो बंदरगाह कहलाता है जहां समुद्र के जहाज जो है वहां से सामान को एक देश से दूसरे देश तक आदान प्रदान किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। तो गुजरात के अंदर धोलावीरा में समुद्र में डूबा बंदरगाह खोज निकाला है। ये पहले ये क्या था? ये पहले वास्तव में धोलावीरा जो है बड़ा एक बंदरगाह था उस समय, काफी लगभग 1500 साल पहले, ठीक है। अध्ययन से आभास मिलता है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर 1500 वर्ष पूर्व सुनामी जैसे किसी समुद्री तूफान के कारण ही भूमि में दब गया होगा। यानी कि ये धोलावीरा जो है अब ये समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, नीचे दब चुका है। पहले 1500 साल पहले लगभग ये क्या था? एक बहुत बड़ा हड़प्पा संस्कृति के समय, ठीक है, एक अच्छा बंदरगाह था, बड़ा बंदरगाह था। तो ये किस कारण से नष्ट हो गया? समुद्र के अंदर समुद्री तूफान के कारण, यानी कि सुनामी के कारण ये भूमि के अंदर दब गया, नष्ट हो गया। यहां से मिली 14 से 18 मीटर चौड़ी दीवार को इस बात का प्रतीक माना जाता है कि उस काल में भी भारतीयों को सुनामी जैसी विनाशकारी तूफानों से निपटने का प्रयास करना आता था। यानी कि इसके चारों तरफ जो है 14 से 18 मीटर चौड़ी दीवार, देखिए बहुत मोटी दीवार बनी हुई है। वो इसलिए बनी हुई थी क्योंकि उस समय भी सुनामी आती थी और उनसे बचाव के लिए ये बनाई गई थी। तो उस समय भी भारतीय लोग जो है वो सुनामी से बचाव करने का तरीका जानते थे, प्रयास करते थे। तो ये तो हमने पढ़ा पहले सुनामी के बारे में। साथ ही अपन इसमें एक छोटा पॉइंट और है, यहाँ से 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ सकता है। सृजनात्मक एवं विनाशक प्राकृतिक बल। देखो प्राकृतिक बल यानी कि प्रकृति के द्वारा लगने वाले, ठीक है, प्राकृतिक बल। और सृजनात्मक का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, और विनाशक का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, ठीक है। तो सृजनात्मक तो क्या करते हैं? जब प्राकृतिक बल सृजनात्मक होते हैं तो किसी जैसे पर्वतों का ना इनका निर्माण होता है, और विनाशक का मतलब क्या होता है? वो नष्ट होते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के बल हैं, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है सृजनात्मक और विनाशक के बारे में। चलिए अपन पढ़ते हैं। पृथ्वी के धरातल पर 2 प्रकार की शक्तियां हर समय कार्य करती रहती हैं। शक्तियों का एक समूह धरातल पर नए रूपों जैसे पर्वत आदि को बनाने में सहयोग करता है, यानी कि एक तो निर्माण करता है जैसे पहाड़ वगैरह बनाता है, वो तो सृजनात्मक हो गया। मगर दूसरा समूह नए रूप पर्वत आदि का विनाश करना प्रारंभ कर देता है। दूसरा क्या करता है? उसका नष्ट करने का काम करता है, तो ये विनाशक हो जाएगा। भूगर्भिक या धरातल के अंदर की शक्तियां धरातल पर
नया निर्माण करती हैं, तो बाह्य शक्तियां धरातल पर आने वाले रूपों का विनाश करती हैं। देखो भूमि के अंदर जो धरातल के अंदर जो शक्तियां हैं, अंदर की शक्तियां, वो तो क्या करती हैं, सृजनात्मक होती हैं, परंतु जो बाह्य शक्तियां हैं वो विनाशक होती हैं। ठीक है। जैसे ही कोई स्थल भाग जल से बाहर निकलता है, देखो समझिएगा, जल से कोई स्थल भाग जल से बाहर निकलता है, यानी कि पहले कोई चट्टान, बड़ी चट्टान समुद्र के पानी के अंदर या किसी झील में दबी हुई थी, और वो भूकंप के कारण या भूमि के हलचल के कारण, किसी भी कारण से वो धीरे धीरे वो प्लेट खिसकते खिसकते ऊपर आ गई बाहर, तो पर्वत का निर्माण हो गया। ऐसे ही पर्वत बने, हिमालय पर्वत भी ऐसा बना है, जो विवर्तनिक प्लेटें हैं उनके खिसकने से। ठीक है। तो वहां पर बाहर निकल आया। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां उस पर अपना प्रहार करती हैं। जो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां हैं वो क्या करती हैं, उसको वापस दबाने का, उसको नष्ट करने का काम करती हैं। इनका प्रयास उन पर उठती संरचना को समतल करने का होता है। यानी कि जो पहाड़, जैसे ये समुद्र था, मान लीजिए पानी है, और यहाँ को अंदर जो चट्टाने हैं उनके खिसकने के कारण ये एक पर्वत बाहर निकल आया। तो आंतरिक शक्तियों ने तो क्या किया, इस पहाड़ का निर्माण किया, जो कि सृजनात्मक है। परंतु बाह्य शक्तियां जो है वो क्या करती हैं, इस पहाड़ को समतल करने का काम करती हैं, जो कि विनाशात्मक होती हैं। ठीक है। तो आंतरिक शक्तियां सृजनात्मक होती हैं, बाह्य शक्तियां विनाशक होती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 2 पॉइंट को पढ़ा, जो कि अपने आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों वाले पॉइंट में था। और अगले वीडियो में हम बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के अंदर जो अपक्षेण की शक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां जो हैं, इसके भी अपन को यहाँ पर 4 या 5 पॉइंट अपन को पढ़ने को मिलेंगे। 4 पॉइंट मेरे ख्याल से। अपक्षेण की शक्तियां हो गया, ठीक है, दूसरा अपरदन की शक्तियां हैं, तीसरा बहती वायु की शक्ति है, और चौथा यहाँ पर असमान वेग की हवाओं, बहते पानी की शक्तियां और हिमनद। ये 5-6 पॉइंट है, इनके बारे में अपन जैसे समुद्री धाराएं हैं, ठीक, आगे समझेंगे, जो कि बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के अंदर आते हैं। तो अगर एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आ जाए कि बाह्य विवर्तनिक शक्तियां क्या है, तो आपको पहले इसकी परिभाषा और इसके जो एग्जाम्पल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।